Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां धान खरीदी के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। असल में होली के बाद जब बजट सत्र का दूसरा दौर शुरू हुआ तो विपक्षी कांग्रेस ने सदन में बस्तर की धान खरीदी प्रक्रिया में 40 से 50 हजार किसानों के धान ना बेच पाने पर सवाल पूछा। मंत्री जी की तरफ से बकायदा आंकड़ों के साथ जवाब भी आया, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए भी पलटवार किया कि कांग्रेस शासनकाल में भी कभी भी 100% रजिस्टर्ड किसान अपना धान नहीं बेचते थे। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की सरकार आइडल सरकार थी, है ना? बीजेपी अगर ये कह रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी कभी भी 100% रजिस्टर्ड किसान अपना धान नहीं बेचते थे, तो आइडल सरकार आप कह रहे हैं, क्या मानते हैं? तो आप अपनी बात कीजिए, उदाहरण मत दीजिए दूसरों का। दुनिया भर के प्रपंच करने का जरूरत, कैरी फॉरवर्ड चाहिए, उसका सत्यापन करना है, लेकिन उस किसानों का ना आप धान खरीदे। हमारे इतना आदिवासी लोगों का धान खरीदी क्यों नहीं हुआ पंजीयन होने के बाद? जितने किसान के द्वारा धान खरीदी केंद्र में धान लाया गया सभापति महोदय, उनका धान हम खरीदे हैं। जो भी किसान धान बेचने आए जवाब उसका धान हम खरीदे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने सदन में धान खरीदी पर भारी हंगामे के बीच सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने पूछा कि बस्तर में 5 जिलों के 32,200 किसानों का धान नहीं बिका, जबकि उन किसानों ने पंजीयन करवाया, गिरदावरी भी हुई। ऐसे में वो किसान जो कर्ज लेकर बैठे, किसी की बेटी की शादी है, अगर उनका धान खरीदा जाता तो उन्हें 206 करोड़ रुपए मिलते। विपक्षी विधायक के सवाल का जवाब दिया मंत्री दयाल दास बघेल ने। कहा कि सरकार ने पिछले कार्यकाल से दोगुना तिगुना धान खरीदा, जो किसान धान नहीं बेचने आए उनसे कैसे धान लिया जाए। ये भी दलील दी कि छूटे हुए किसानों के लिए सरकार ने धान खरीदी का वक्त 2 दिन बढ़ाया भी था। जवाब में लखमा ने फिर पूछा कि 2 दिन में सरकार ने कितना धान लिया, उसका आंकड़ा सदन में बताएं। वहीं नेता विपक्ष डॉक्टर महंत ने आरोप लगाया कि सदन में मंत्री एक भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे। इस पर सदन लाने का सोच रहे हैं कि जो किसान हमारे पीड़ित हैं, जो अभी तक रोग आ रहे हैं, जिनका अभी तो और ऐसी घटना हो रही, जो पैसे लेने जा रहे हैं वो भी मर रहे हैं, बार बार उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो इनके लिए क्या विशेष व्यवस्था करेंगे, कल हमें उठाएंगे। तो कौन जारी होने के बाद भी उनका धान खरीदी नहीं किया गया, और 32,200 किसान जो धान खरीदी पंजीयन किया था उनका भी धान खरीदी नहीं हुआ। आपके बड़े बड़े घोषणा पत्र में लिखे थे हम नगद पैसा देंगे, पंचायत में खरीदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसलिए किसान ज्यादा मेहनत किए थे। अध्यक्ष जी, जो कृषि ऋण लेता है माननीय सभापति महोदय, उसका भी हम धान खरीदे हैं, और वो बेचने ही खरीदी के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसका धान कैसे? इधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिवासी सियासत केंद्र में आ गई है। क्यों? इसकी वजह है, बता रहा हूं मैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की नई डिमांड। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आदिवासियों के लिए एक बार फिर से अलग धर्म कोड की मांग करके नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी जिसे फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों वाली नीति बता रही है, लेकिन एक बात है, जब उमंग सिंगार ये बात आदिवासियों से कह रहे थे तो वो अपनी मुस्कुराहट छिपा भी नहीं पा रहे थे। गौर से देखिएगा, ये पैकेज भी, स्टोरी भी और उनकी बात भी। प्रकृति धर्म आदिवासी कोड अगर आप नहीं भरोगे तो आपको किसी दूसरे धर्म में डाल दिया जाएगा। 50 लाख फॉर्म यहां से मध्य प्रदेश से भर के जाना चाहिए। दिल्ली में बैठी हमारी बहन राष्ट्रपति
आदिवासी समाज की उनको एहसास हो कि मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ प्रतिनिधियों ने, आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने ये मांग उठाई है कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिन्होंने आदिवासियों के लिए अलग धर्म की मांग कर डाली। दरअसल सिंघार अमरकंटक में आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड की मांग की। जनगणना फॉर्म में अलग से धर्म भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजने की बात कही। उमंग सिंघार के इस बयान पर कांग्रेस के नेता भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि बीजेपी सरकार सियासी माइलेज के लिए जनजातीय समाज को उनकी परंपरा और विरासत से अलग रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए आदिवासियों की बात करती है, लेकिन उनको उनके मूल स्वभाव और उनकी मूल कार्यप्रणाली से हटाने की कोशिश करती है। कांग्रेस नेता आदिवासियों के लिए जहां अलग धर्म कोड मांग रहे हैं, तो बीजेपी ने हमला बोलकर कांग्रेस को हमेशा विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी करार दिया। देखिए, उमंग सिंघार जी एक जिम्मेदार जवाबदार पद पर बैठकर इस प्रकार की विद्वेष और समाज को तोड़ने वाली जो बात कर रहे हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। फूट डालो शासन करो की नीति जो अंग्रेजों की थी, आज भी उस नीति का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करती रही है और फिर करना चाह रही है। मध्य प्रदेश जो तरक्की कर रहा है, इस तरक्की में यदि कोई बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है तथाकथित कांग्रेस पार्टी। कुल मिलाकर सिंघार के आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग पर सियासी बहस गरमा गई, लेकिन सिंघार के निशाने पर सत्ता की चाबी माने जाने वाली एमपी की वो 47 सीटें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब सवाल ये, क्या सत्ता प्राप्ति के लिए जनजातीय समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? सवाल ये भी, क्या आदिवासियों का हमदर्द बनने के नाम पर कोई बड़ा सियासी षड्यंत्र हो रहा है? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। बढ़ती महंगाई को लेकर रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि महंगाई आजकल बीजेपी की प्रिय हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से लगातार गैस के दाम, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी ये लोग लगातार करते जा रहे हैं। जो कांग्रेस की सरकार के समय 500, 550, 550 मिलता था गैस, आज वो 1100 पहुंच गया है। और अभी भी आपदा में अवसर ढूंढते हुए मोदी जी की सरकार ने यह स्थिति ला दी है कि जब एक तरफ ये कहते हैं कि 3-3 महीने का इनके पास गैस के रिसोर्स हैं, बाकी तमाम स्टॉक पड़े हुए हैं, उसके बाद 60 रुपए अचानक बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? अंदर भी जाना पड़ा, अंदर भी जाएंगे, जितना भी कर सकते हैं करेंगे। 1000 रुपया महिलाओं को महतारी वंदन देकर ये हर घर से महिलाओं के 5-5 हजार, 10-10 रुपया कोई ना कोई बहाना ढूंढ के निकाल रहे हैं। और आज आम आदमी को, गरीब आदमी को घर चलाना दुभर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा था, तब कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने 60 रुपए में पेट्रोल दिया और एलपीजी गैस 450 रुपए में दिया। आज ठीक उसके विपरीत जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट कम है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार मुनाफा कमाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 16 मार्च तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सरकार और हेल्थ कमिश्नर से मिले आश्वासन के बाद जूडा ने यह फैसला किया है। हालांकि एक दिन की हड़ताल में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे प्रदेश के जूडा हड़ताल में शामिल रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के साथ संयुक्त बैठक में जूनियर डॉक्टर्स की सभी लंबित मांगों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई है। इसके पहले प्रदेश में राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद हड़ताल किया, जिससे अस्पताल में अब व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन मरीजों को उठाना पड़ा जिनका सोमवार को ऑपरेशन होना था। फिलहाल डॉक्टर्स की हड़ताल टल जाने से न सरकार बल्कि आम जनता ने राहत की सांस ली है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। होटल में एक पत्नी ने अपने ही पति पर ब्लेड और कांच के ग्लास से हमला किया है। जख्मी पति ने किसी तरह बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने हमला उस वक्त किया जब पति गहरी नींद में था। गुस्से में पत्नी ने पति पर ब्लेड से हमला किया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के साथ रहने को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी पति से मिलने भोपाल आई, जहां पति ने उसे होटल में ठहरा दिया। देर रात दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। सुबह नाराज पत्नी ने हमला किया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती हुआ और पूरे मामले की शिकायत की। बताया जा रहा है कि दोनों शादी से पहले लिव इन में रहते थे, लेकिन युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। कुछ समय बाद समझौता हुआ, दोनों ने मंदिर में शादी की। युवक की माने तो उसकी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती, जबकि युवती का आरोप है कि पति उसे साथ में नहीं रखना चाहता। दोनों में घालमेल है। वो कह रहे हैं कि साथ रहना नहीं चाहती, वो कहते हैं कि रखना नहीं चाहते हैं। दोनों ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो सभी जो अन्य इसमें पहलू हैं उनकी जांच की जा रही है। पूर्व से इनका क्या विवाद है, पूर्व में भी जो महिला द्वारा एफआईआर कराई गई थी, तो सारा इसके पीछे क्या कारण है, वो तो उसमें सभी तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, घायल की क्या स्थिति है? घायल ठीक है, तो इसमें गंभीर घायल नहीं है। मुरैना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात आई है सामने। यहां 10वीं परीक्षा देकर वापस लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ एक युवक ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई घंटों तक छात्रा को बांध कर रखा। वारदात के बाद घर पहुंची पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई। आपबीती का मतलब अपनी उसके ऊपर जो बीती थी। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बता दें कि पीड़िता हिंदी का पेपर देकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान एक परिचित युवक ने उसे घर छोड़ने के बहाने अपने बाइक पर बैठा लिया, जंगल में ले जाकर डरा धमकाकर गलत काम किया। कराई धाम के पास एक पहाड़ी पर ले गया, उसके साथ गलत काम किया है, जिस पर से एट्रोसिटी एक्ट और पॉस्को एक्ट और बलात्कार के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी भी फरार है, गिरफ्तारी की प्रयास किया जा रहा है। नहीं, आरोपी का पुराना बैकग्राउंड नहीं है। आरोपी चूंकि लड़की से संबंधित रहा है, परिचित रहा है, इसलिए वो साथ में बैठ के चली गई थी। सतना के जैतवाड़ा थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। युवक की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि मृतक की पत्नी का संदीप पटेल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इसकी भनक उसे लगी तो दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर साजिश रची और पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही बचने के लिए शव को पुल के नीचे फेंक दिया। वहीं 5 मार्च को युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उसकी पत्थर से हत्या करके और पुलिया से कोसलैंड का शव नीचे गिरा दिया था और पुलिस द्वारा जो है इनसे पूछताछ करके इसका खुलासा किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्याय करा गया है। उद्योग जगत की प्रमुख संस्था CII छत्तीसगढ़ की वार्षिक बैठक का आयोजन रायपुर के एक प्राइवेट होटल में किया गया। इस बैठक में संस्था के चेयरमैन संजय जैन ने अपने कार्यकाल की वार्षिक रिपोर्ट पेश की। इस सम्मेलन में संस्था की ओर से सरकार के साथ किए गए कार्यों की जानकारी दी गई और आने वाले दिनों में सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। वार्षिक बैठक 2 सत्रों में आयोजित की गई, जिसकी थीम लीडरशिप एंड पार्टनरशिप थी। पहले सत्र में व्यवसाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सभी CII सदस्य शामिल रहे। वहीं दूसरा सत्र पब्लिक सेशन रहा, जिसमें CII सदस्यों के साथ नॉन मेंबर्स ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने सरकार की ओर से व्यापार में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं CII ईस्टर्न रीजन के चेयरमैन शाश्वत गोयनका ने कहा कि ये संस्था व्यापारियों और सरकार के बीच सेतु की तरह काम करती है। इस अवसर पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर
नरेंद्र गोयल कंपनी की डायरेक्टर और CII के वाइस चेयरमैन बजरंग गोयल समेत बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हुए। संजय जैन जी का कार्यकाल एक सराहनीय कार्यकाल रहा है और बहुत बड़ा उन्होंने माइलस्टोन रख दिया आने वाले चेयरमैन के लिए। और मैं आने वाले चेयरमैन को यही कह सकता हूं कि डू योर बेस्ट और कोशिश करो कि ये जो CII है जिस तरीके से अपनी इंडस्ट्रियल रेपुटेशन बना रही है और आगे जाके बहुत अच्छा चले। और CII एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिससे कि बिजनेसमैन जब जुड़ते हैं तो उनको एक आवाज़ मिलती है और एक पहुंच मिलती है कि वो सही जगह तक अपनी बातों को रख सकें और अगर कोई बिज़नेस में और दिक्कत आ रही है तो उसको रिजॉल्व कर सकें। और दूसरी तरफ CII एक पॉलिसी प्रमोशन का भी काम करती है। ये CII ने जो संजय जैन जी के तहत पे, बजरंग जी के तहत पे आई थिंक आज उसका कमेमोरेशन है, उसका सेलिब्रेशन है। एंड आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ऐसी एक पार्टनरशिप में काम करते हैं कि मतलब ये तो एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक मॉडल हो सकता है कि कैसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। CII छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल की एनुअल मीटिंग थी। उस एनुअल मीटिंग में सरकार के साथ में पूरे साल में जो हमने काम किया है उसका हमने ब्यौरा दिया अपने मेंबर्स को। आने वाले इस साल में पॉलिसी और प्रोग्रेस के ऊपर जो काम होगा, जिसके साथ में सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट हम साथ साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ को इस देश का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर स्टेट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। MMI नारायणा हॉस्पिटल ने अपने CSR प्रोजेक्ट के तहत रायपुर के 4 सरकारी स्कूलों में पुनः निर्माण और सुधार कार्य कराया। इस पहल के तहत स्कूलों में छात्राओं के लिए वॉशरूम का निर्माण किया गया, साथ ही नए वाटर कूलर लगाए गए और जर्जर दीवारों की मरम्मत करके वॉल पेंटिंग की गई। ये कार्य लालपुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, देवपुरी और टिकरापारा के स्कूलों में किया गया। स्कूलों के सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद सोमवार को डॉक्टर राजेंद्र परगनिया, डॉक्टर सुनील धर्माणी और डायरेक्टर अजीत कुमार ने सभी स्कूलों का निरीक्षण किया और इन कार्यों का उद्घाटन किया। MMI नारायणा हॉस्पिटल के प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संस्था आगे भी ऐसे सामाजिक कार्य करती रहेगी। स्कूल की प्रिंसिपल ने इस पहल की सराहना करते हुए MMI नारायणा हॉस्पिटल का आभार व्यक्त किया। सामाजिक जवाबदारियां भी होती है, जिसके तहत हम लोगों को लगा कि हम लोग आसपास के जो स्कूल के बच्चे हैं जो आगे चल के अगले नागरिक बनने वाले हैं, हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे हमारे यहाँ भी आए काम करने आगे बढ़ के, तो इसलिए हम CSR एक्टिविटी की तहत हम लोगों ने स्कूल के रेनोवेशन का सोचा। Renovate 4 schools in Raipur under the CSR activity. We renovated, a lot of schools, classrooms, and we created a separate washrooms for the males and female, boys and girls. So, and wherever we need, kind of space need to be created, we created. So, thanks to CSR, thanks to Narayana Health CSR activity for make it this is possible. काफ़ी प्रसन्नता है नारायण हृदयालय MMI हॉस्पिटल को और नारायण हृदयालय ग्रुप जिन्होंने ये CSR इनिशिएटिव लिया। और हमने ये पिछले विगत वर्षों में ही ये फैसला लिया था कि हम अपने अस्पताल के आसपास जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ के सरकारी स्कूलों का हम पुनर्निर्माण कराएंगे। हम लोग ने बहुत सारी एरियाज़ को रेनोवेट किया है, क्लासरूम्स को रेनोवेट किया है, और आज जब ये 4 स्कूल रेनोवेट होकर हम लोग जब हैंडओवर कर रहे हैं तो मैं वाकई में खुश हूँ ये देख के कि यहाँ पे बच्चे भी बहुत खुश हैं और वो देख रहे हैं कि जो पहले था और जो अब है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये खुशी मैं उनके चेहरों पर देख पा रही हूँ। नारायणा हेल्थ MMI को बस मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और उन्होंने, उनकी टीम ने पूरी हमारी स्कूल के प्रति समर्पित और बहुत अच्छी उपलब्धि दी है, हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है जो हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी हैं। अगर दूसरी संस्थाएं भी ऐसे एक कदम आगे बढ़ जाए ना तो सभी स्कूल संवर जाएंगे। टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।